हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का इनकम टैक्स पेपर पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था हेड्स ऑफ इनकम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि 5 हेड ऑफ इनकम होते। एक पर्सन जो भी इंडिया में इनकम करता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उससे 5 हेड में डिवाइड किया गया, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और उसमें से जो पहला हेड ऑफ इनकम था वो था इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि अगर आप जॉब वगैरह करते हो उसमें से जो भी इनकम आपका जनरेट होता है वो आएगा आपके सैलरी हेड में, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। सो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो है वो स्टार्ट होता है आपकी इनकम टैक्स में सेक्शन 15 से और सेक्शन 17 में खत्म हो जाता है। यानी कि सिर्फ 3 ही सेक्शन है, सेक्शन 15, 16 एंड 17। और मैं बोलूं कि ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 3 ही सेक्शन है, लेकिन ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत सारे चीजें आपको याद रखने। और मैं बोलूं कि आपके बीकॉम में ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आपके इनकम टैक्स का आपके एग्जाम में, आपके सेमिस्टर में इसमें से आने वाला है। ठीक है, और डेफिनेटली वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाला है। ओके, सो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मैक्सिमम लोग इंडिया में जॉब करते। तो अगर कोई पर्सन आता है आपके पास और बोलता है कि भाई मेरा रिटर्न फाइलिंग कर लो, और वो एक जॉब एम्प्लॉयड पर्सन है, तो आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर की नॉलेज से उसका रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, जिससे आप उससे पैसा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, सो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट सर, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसे अच्छी तरीके से बहुत ही बेसिक वे से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल में ये चैप्टर हम लोग कवर करने वाले। तो पहले हमें ये पता करना चाहिए कि सर हम सैलरी, एक इनकम को सैलरी कब बोलेंगे। व्हेन विल ट्रीट एन इनकम एज ए सैलरी इनकम। ओके, कब हम एक इनकम को सैलरी बोलेंगे कि भाई हाँ ये सैलरी है। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी इनकम को अगर सैलरी बोलना है ना, सैलरी बनना है ना, तो 2 कंडीशंस बेसिकली है। किसी भी इनकम को अगर हमें सैलरी बोलना है तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन विल ट्रीट दैट इनकम एज सैलरी इनकम। ओके, तो सर ये 2 कंडीशंस क्या क्या है, देखो। Any income is termed as salary following 2 conditions are satisfied. Any income is termed as salary following 2 conditions are satisfied. Number 1 condition is the payer and payee must have employer-employee relationship. Payer and payee must have employer-employee relationship. सर इसका मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी इनकम में 2 पार्टीज, कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होते। एक होते सर पेयर जो कि पैसा देता है, और एक होता है पेई जिसे पैसा मिलता है। एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर वो पर्सन होता है जो कि पैसा देता है, एंड पेई वो पर्सन होता है जिसे पैसा मिलता है। ये जो सेक्शन है या फिर ये जो प्रोविजन है क्या बोल रहे हैं इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि अगर पेयर एंड पेई इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, पेयर एंड पेई इन दोनों के बीच में अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, देन उस इनकम को हम बोलेंगे सैलरी। दूसरा भी एक कंडीशन है सर, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, देखो पहला कंडीशन है पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहां पे और 2 सेकेंड ऑप्शन है या फिर सेकेंड कंडीशन है, वो बोल रहा है पेई मस्ट हैव बीन मेड, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। अच्छा, इसका मतलब सर क्या है, देखो ये जो होता है एम्प्लॉयर वो होता है पेयर, यानी कि वो पैसा देता है, और ये है पे, यानी कि जिसे पैसा मिलता है। बोल रहा है कि दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड पेमेंट जो है ना वो उसी कैपेसिटी में होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरा नाम है आलोक, मेरा एक दोस्त है
प्रसन्न बोल के, ठीक है, प्रसन्न बोल के मेरा एक दोस्त है। अब क्या है देखो, मैं क्या कर रहा हूं ना, प्रसन्न जो है मेरी कंपनी में जॉब करता है। मेरा जो कंपनी है, मेरा एक कंपनी है, सपोज मेरा कंपनी है आलोक प्रोफेशनल्स, मेरे कंपनी में वो जॉब करता है, ठीक है प्रसन्न। वैसे तो हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब वो मेरे ऑफिस में जॉब करता है तो वो एज ए एम्प्लॉय काम करता है और मैं उसे टाइमली सैलरी पे करता हूँ। इसकी जो मंथली सैलरी है वो है 30,000 रुपीज का, 30,000 पर मंथ की इसकी सैलरी है, ठीक है। अब मैं उसे हर महीने 30,000 पे करता हूं। एक दिन वो आया मेरे पास और बोला कि देखो मुझे ना फाइनेंशियल नीड है बहुत ज्यादा, मेरे घर में मेरी एक रिलेटिव का या फिर मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, ठीक है, शादीशुदा है। वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला कि उसके ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि उसके ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपीस खर्चा होगा, ठीक है। अब बोला कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो मदद कर दो, क्योंकि जो भी मेरे सैलरी है वो सफिशियंट नहीं है। 30,000 की सैलरी है, घर का खर्चा निकालते निकालते पूरा का पूरा चला जाता है, तो मुझे 5 लाख की जरूरत है। तुम्हें जो भी इंटरेस्ट रेट लगाना है लगा लो, लेकिन 5 लाख मुझे पे कर लो, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैंने बोला कि भाई देखो 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूं और ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, आज ए फ्रेंड मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट करो, कोई भी इंटरेस्ट की मुझे जरूरत नहीं है। ये 5 लाख रुपए तुम रखो और मुझे लौटाने की भी जरूरत नहीं है, मैं ये तुम्हें अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूं और दोस्त की काम में नहीं आएगा तो कब काम आएगा। तो मैंने बोला कि बहुत पैसे है मेरे पास, डोंट वरी, आप लीजिए, इसका ट्रीटमेंट, भाभी जी का ट्रीटमेंट करिए और जो भी खर्चा होता है अगर और भी पैसे चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। और मैंने 5 लाख रुपए दे दिया। आज ए फ्रेंड मैंने हेल्प किया कि भाई दोस्त ही तो दोस्त के काम में आएगा ना, तो 5 लाख रुपए मैंने दे दिया। अब कंडीशन देखो दो क्या है, जो मैं 30,000 रुपए हर महीने प्रसन्न को पे कर रहा हूं, प्रसन्न को जो मैं 30,000 रुपए हर महीने पे कर रहा हूं वो एक्चुअली क्या है, सैलरी है, क्योंकि वो मेरे अंडर काम करता है। मैं जो बोलूंगा उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं मालिक हूं और वो मेरा एम्प्लॉई, ठीक है। लेकिन जब हम ऑफिस से बाहर होते तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उस दोस्ती के वास्ते मैंने उसे 5 लाख रुपए दिया है। वो मेरे पास काम करता है, इस वजह से मैंने 5 लाख नहीं दिया है। वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ काम, मुझे बचपन से जानता है वो, इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, उसकी फैमिली की जो डिफिकल्टी टाइम में मुझे उसे हेल्प करना चाहिए, तो मैंने 5 लाख अपनी तरफ से हेल्प किया। तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने पेमेंट किया है वो आज ए फ्रेंड पेमेंट किया है, आज ए फ्रेंड मैंने उसे हेल्प किया है, ये सैलरी नहीं है। तो यही कंडीशन है कि देखो पेयर एंड पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रसन्न और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है क्या सर? बिल्कुल है। दूसरा है कि पेमेंट होना चाहिए आज एम्प्लॉयर कैपेसिटी। तो यहां पे जो 30,000 रुपए है ना, ये एम्प्लॉयर कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, लेकिन जो 5 लाख मैंने पेमेंट किया है वो आज मैंने फ्रेंड पेमेंट किया है, तो 5 लाख रुपए सैलरी हेड में नहीं आएगा, लेकिन जो आपके ये 30,000 रुपए है वो आपके सैलरी हेड में आ जाएगा। सही है? बिल्कुल सर। चलो, तो ये था, दो कंडीशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एंड अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड आज एम्प्लॉयर कैपेसिटी। ओके सर, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैपेसिटी क्या होता है? सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैपेसिटी क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैपेसिटी का मतलब है मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप। क्लियर? यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के सारा जो काम है ना वो कंट्रोल कर सकता है, उसे ऑर्डर दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेसिकली क्या है? A relationship between payer and pay is known as employer and employee relationship if the pay is bound to work as per the direction of the payer. एक पेयर एंड पे के रिलेशनशिप को हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तभी बोलेंगे जब पे जो है ना वो बाउंड है एम्प्लॉयर यानी कि पेयर की डायरेक्शन पे काम करने के लिए। ठीक है, अगर पेयर की डायरेक्शन पे पे काम करता है देन वी ओनली से दैट
there is employer employee relationship exist between payer and pay, राइट सर, राइट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको सैलरी में जानना जरूरी है। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, वंस रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्जिस्ट द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी, इट इज डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम और पार्ट टाइम। देखो सिंपल सा पॉइंट है कि सर एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कुछ मैटर करता है कि सर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। सिंपल सा चीज है कि एक बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया तो आपको क्या करना है, सैलरी हेड में वो इनकम टैक्सेबल करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉरगोइंग सैलरी। सपोज आपने सैलरी अर्न किया है, आपने वो किसी को दान में दे दिया, ठीक है, आपने किसी भिखारी को, आपने किसी रिलेटिव को दान में दे दिया है, आपने वो खुद के लिए खर्चा नहीं किया है। ठीक है, तो क्या सर वो सैलरी टैक्सेबल होगा? बिल्कुल सर टैक्सेबल होगा। ओके, सो once salary accrues the subsequent waiver by the employee does not absolve him from the liability of income tax. Such waiver is only an application and hence chargeable to tax. क्या बोल रहा है गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई आपने सैलरी अर्न किया ना, इसके बाद आप किसी को दान में देते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, पहले आप अपना इनकम टैक्स पे कर लीजिए, पहले गवर्नमेंट को दान करिए, फिर दूसरे किसी को दान करेंगे। ओके, पहले भाई हम भिखारी है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो हम बहुत बड़े भिखारी है, पहले हमें पे कर लीजिए, उसके बाद आपका जिसको मर्जी दान करना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद है सरेंडर ऑफ सैलरी। देखो अगर आपने सैलरी पूरा का पूरा सरेंडर कर लिया है पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि if an employee surrender his salary in the public interest to the central government under section 2 of the voluntary surrender salary, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने सैलरी दे दिया है तो वो तो ऐसे भी टैक्स देने के बराबर है ना। ठीक है, अगर आपने बोला कि नहीं मेरा जो पैसा है, मेरा जो हार्ड अर्न मनी है वो देश के हित में लगना चाहिए, पूरा का पूरा सैलरी दे दिया, गवर्नमेंट बोला कि हम तो 30% मांग रहे थे, गवर्नमेंट बोल रहा है कि इंडिया में हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है 30%, तो भाई हम तो 30% मांग रहे थे, तुमने तो पूरा 100% दे दिया है। जय हो ऐसे लोगों का। आप क्या करिए, आराम से जाइए, आपका ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सारा का सारा तो हमने रख लिया है ना। ठीक है, यानी कि अगर आपने सैलरी फॉरगोन किया यानी कि किसी और को दिया है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने दान किया है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, ठीक है सर। इफ द एम्प्लॉय पेड टैक्स फ्री सैलरी, देखो सपोज कोई कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देता है, तो क्या सर उससे भी सैलरी का पार्ट कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। सपोज मेरा जो एम्प्लॉयर है ना, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरा एम्प्लॉयर मुझे 12 लाख का सैलरी देता है, मैंने बोला सर आप 12 लाख का सैलरी तो देते हो, मुझे लगता है कि मेरा इनकम मंथली 1 लाख का है, लेकिन सर 1 लाख नहीं है, जो निर्मला सीतारमन है ना वो मुझसे 30% का टैक्स ले लेती है, तो आप एक काम करिए, आप मुझे टैक्स भी दीजिए। मैंने बोला अच्छा ऐसा, मेरा एम्प्लॉयर बोला अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। अगर निर्मला सीतारमन तुमसे टैक्स लेता तो आप जितना भी टैक्स आता है वो भी हम पे करेंगे। सपोज 2 लाख का टैक्स आ रहा है ना, तो 12 लाख तो तुम्हें देंगे, तुम्हारी टैक्स वाले पार्ट में हम ही देंगे, डोंट वरी। तो इस केस में मेरा सैलरी कितना हो जाएगा सर? 14 लाख। गवर्नमेंट बोला कि नहीं अब तो आपका सैलरी 12 लाख नहीं है, अब तो आपकी सैलरी 14 लाख है। ठीक है, यानी कि अगर टैक्स दे रहा है एम्प्लॉयर सैलरी के ऊपर तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और वो सैलरी के पार्ट में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नंबर 5 चलते हैं सर। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय ए पर्सन एज एन ऑफिशियल, देखो any salary received by a person as an official of an embassy, high commission, legislation commission, consult or any trade representation of a foreign state or as a member of staff of any of these official is exempted। देखो अगर कोई फॉरेन कंट्री का एम्बेसी है, सपोज यूएस का कोई एम्बेसी है या फिर यूएस की कोई एम्बेसी है, फिर किसी फॉरेन कंट्री का एम्बेसी है जो इंडिया में स्टे करता है और इंडिया में सैलरी वगैरह उसे मिलता है, तो उस केस में सर क्या हो जाएगा, उन्हें जो भी सैलरी मिल रहा है या फिर उनके ऑफिस में जो भी पर्सन काम करता है उसे जो सैलरी मिल रहा है
वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सपोज इंडिया में यूएस के जो एम्बेसडर है वो रहते हमेशा और वहीं पे काम करते, वीजा वगैरह के लिए वो उन्हें इंडिया में रहना पड़ता है और इंडिया में काम करना पड़ता है, तो जो भी वो काम करते हैं वो इंडिया में टैक्सेबल है। सही है सर, सॉरी, जो भी वो सैलरी पे करते हैं वो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम एंड टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। देखो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई देखो कि अगर कोई पार्टनर है ना, सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एबीसी एक पार्टनरशिप फार्म है, एबीसी एंड को एक पार्टनरशिप, एबीसी एंड को एक पार्टनरशिप है जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। और आपको पता है कि सर पार्टनर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर और एक होते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं वो क्या करते हैं नॉर्मली सर, वो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में वो सिर्फ कंसिडरेशन लेते, लेकिन वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में नहीं आते। लेकिन जो आपके एक्टिव पार्टनर से या फिर जो वर्किंग पार्टनर से, वो वर्किंग पार्टनर्स क्या करते हैं, कंपनी में आज एम्प्लॉय जॉब करते हैं। तो सोचो कि एबीसी लिमिटेड में 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। अब ये जो ए है ना सर, ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, ए एंड बी जो है वो क्या है, ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और जो सी है वो स्लीपिंग पार्टनर है। यानी कि ए रोज ऑफिस आता है, ऑफिस में आके काम करता है, फिर जाता है, जैसे एम्प्लॉइज काम करते हैं बिल्कुल ए बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। सही है सर, सही है। तो ए को जो सैलरी मिल रहा है वो अकाउंटिंग के हिसाब से, अगर मैं आपको पूछूं कि अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट है, तो अकाउंटिंग में उसे सैलरी में ही ट्रीट किया जाता है, अकाउंटिंग में वो सैलरी हेड में ही आता है। लेकिन सर इनकम टैक्स में गवर्नमेंट बोलता है कि वो सैलरी का इनकम नहीं है, वो क्या है, पीजीबीपी का इनकम है। अब सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो पीजीबीपी का इनकम है? देखो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। सपोज ए बी एंड सी तीनों पार्टनर है और एक इनके ऑफिस में एक और लड़का काम करता है जिसका नाम है डी। ओके, अब सोचो कोई जर्नल एंट्री है, ठीक है, कोई जर्नल एंट्री डी ने गलत पास कर लिया है। डी ने क्या किया, कोई जर्नल जो जर्नल एंट्री उसने गलत जर्नल एंट्री पास किया, ठीक है सर। क्या डी को गाली सुनना पड़ेगा सर? क्या डी का धुलाई होगा? क्या सर डी के सैलरी में कट होगा? बिल्कुल होगा। डी को पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि डी क्या है, एम्प्लॉई है। डी को बहुत कुछ सुनाएंगे कि तुमने कहाँ से क्लासेस लिया है, तुमने कैसा पढ़ा है, कॉमर्स के नाम पे तुम लोग धब्बा हो, ठीक है, तुम्हें जर्नल एंट्री पास नहीं करना आता, ये सब डी को सुनना पड़ेगा। सेम सर गलती किसने किया है? ए ने किया है। क्या ए को सुनना पड़ेगा? नहीं सर, ए को वो सर इन्फॉर्म करेंगे, ए को निकालेंगे नहीं, ए को कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि ए खुद मालिक है। अगर तीनों इक्वल पार्टनर है तो 33% का ओनरशिप किसके पास है सर? ए के पास है। सही है, तो ए के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ए जर्नल एंट्री गलत पास किया है, लेकिन ए को सजा नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स वाले बोलते कि भाई जब ए के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ए भले ही एम्प्लॉय की तरह काम करे, जब ए के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, भले ही ए एम्प्लॉय की तरह काम करे, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एक ओनर है और वो उसका जो भी इनकम वो पार्टनरशिप फार्म से रिसीव कर रहा है वो सैलरी हेड में नहीं आएगा, वो पीजीबीपी के अंडर आएगा। और एक टाइप के लोग होते हैं सर सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटर भी तो सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म से सैलरी लेते हैं ना। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई देखो, सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म दोनों बराबर, मतलब दोनों एक ही पर्सन है। आपने अकाउंटिंग में उसे अलग ट्रीट किया है, लेकिन इनकम टैक्स में दोनों सेम ही पर्सन है क्योंकि उसके मर्जी के ऊपर उसके बिजनेस चलता है। सपोज मैं अपने बिजनेस, मेरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है, मेरा एक किराना का स्टोर है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है ना, उसमें जो भी डिसीजन लेना है वो मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटर का जो इनकम है वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा। सर जो एमपी एमएलए जो होते हैं उनका सैलरी कहां पे टैक्सेबल होगा सर? इनका भी सैलरी क्या होगा? अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो एमपी एमएलए जो होते हैं वो भी क्या है, किसी के अंडर में काम नहीं करते, ठीक है। ओके,